Hello everyone, myself Dr. Magan Lal, Assistant Professor गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। इसके सिलेबस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट ए में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, देयर बाइनरी कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेटिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री। यानी प्रथम संक्रमण सीरीज के जो तत्व हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का हम अध्ययन करेंगे, उनके बाइनरी कंपाउंड, उनके द्वारा बनाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री, इनके बारे में हम इस पार्ट ए में डिस्कशन करेंगे। पहली यूनिट का जो पार्ट बी है, इसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक यानी दूसरी और तीसरी संक्रमण सीरीज की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो, और दूसरी और तीसरी सीरीज की जो कंपेरेटिव ट्रीटमेंट विथ 3D एनालोगस, यानी जो दूसरी और तीसरी संक्रमण सीरीज के जो तत्व हैं उनकी प्रथम संक्रमण सीरीज के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, साथ साथ हम इस दूसरी और तीसरी संक्रमण सीरीज के जो तत्व हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी आयनिक त्रिज्या, मैग्नेटिक बिहेवियर, उनकी जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट सी है वो थोड़ा अलग टॉपिक है, क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमें क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, आर वैल्यू क्या होते हैं उसके बारे में, लॉ ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशन, इल्यूएंट क्या होता है, इल्यूशन क्या होता है, और हमें फिर इसके बाद में पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो ये अपनी पहली यूनिट का सिलेबस है। हमें संक्रमण सीरीज के तत्वों की स्टडी करें उससे पहले हमें एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसे हम एलिमेंट्स को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन से वर्ग, कौन से ग्रुप में रखे जाते हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम सब जानते हैं कि अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड हैं, 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। किसी तत्व की पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस तत्व में भरा जाने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में भरा जा रहा है। यदि हम अपने आवर्त सारणी को देखें तो आवर्त सारणी के पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं, इन दोनों वर्ग के तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में भरा जाता है। इसलिए हम पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के तत्वों को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये जो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के तत्व हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और आवर्त सारणी के वर्ग 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में भरा जाता है। इसलिए इन तत्वों को, जो वर्ग 13 से लेकर 18 वर्ग वाले जो तत्व हैं, इन सभी तत्वों को हम पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये हमारे पी ब्लॉक तत्व के एलिमेंट हैं। इन एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में जो रखे जाने वाले तत्व हैं, जो वर्ग नंबर 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व हैं, इन तत्वों को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है। हम जानते हैं कि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी हमने फर्स्ट ईयर में की है, और इस साल यानी सेकेंड ईयर में हम डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्वों की स्टडी करेंगे। एक बार हम अपने आवर्त सारणी का जो विभिन्न ग्रुप में जो डिवाइडेशन है वो इस प्रकार से एक अलग तरीके से देख लेते हैं। ये देखिए,
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ग संख्या 1 और जो 2 है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s उपकोष में भरे जाते हैं। इसलिए वर्ग संख्या 1 और 2 वाले जो तत्व हैं इनको हम s ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p आदि उपकोष में भरे जाते हैं। इसलिए इन एलिमेंट्स को हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक जो पहले आवर्त में आने वाला जो तत्व है, जो हीलियम है, ये जो तत्व है ये एस ब्लॉक तत्व है। बाकी सारे के सारे जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक तत्व हैं। तो पी ब्लॉक तत्व सबसे पहले हमारे आवर्त सारणी के वर्ग आवर्त संख्या 2 से शुरू होते हैं। इन दोनों ब्लॉक के बीच वाले जो तत्व हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो बीच वाले जो तत्व हैं, जिनको हम आवर्त सारणी में वर्ग संख्या इस 3 से लेकर 18 तक, 3 से लेकर 12 तक रखते हैं, इनको हम डी ब्लॉक तत्व के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में भरा जाता है। थोड़ा सा हम एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में भी देख लेते हैं कि एफ ब्लॉक तत्व, एफ उपकोष यदि हम बात करें तो एफ उपकोष सबसे पहले चौथी मुख्य क्वांटम संख्या में पहली बार एफ उपकोष आता है। यानी जो पहला एफ उपकोष होता है वो होता है 4f, और इस 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6s इलेक्ट्रॉन, 6s उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में। यानी कि जो 4f उपकोष के जो एलिमेंट हैं वो हमारी आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में आते हैं। यदि हम इन 4f तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर रखें तो ये आवर्त सारणी में बहुत ज़्यादा स्थान यहाँ पर घेरेंगे, क्योंकि 4f उपकोष तत्वों में 14 तत्व आते हैं। 4f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए 4f उपकोष में 14 एलिमेंट आते हैं। और इन 14 एलिमेंट की वजह से जो अपनी आवर्त सारणी है वो उसका लंबाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम इन 4f तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम मुख्य आवर्त सारणी में न रखकर आवर्त सारणी के नीचे अलग ही स्थान पर रख देते हैं, ताकि जो हमारी आवर्त सारणी है वो इजीली एडजस्टेबल, या किसी भी कहीं पर भी हम ड्रॉ करें तो हम इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आवर्त सारणी में आने वाले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। एक बात हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि डी ब्लॉक तत्व और संक्रमण तत्व। हम कभी कहते हैं कि डी ब्लॉक तत्व और कभी कहते हैं संक्रमण तत्व। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि डी ब्लॉक तत्व तो वो तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे जाते हैं। और संक्रमण शब्द का मतलब होता है कि किन्हीं दो अवस्थाओं के मध्य ट्रांजिशन या संक्रमण। हम ये देखते हैं कि हमारी आवर्त सारणी में एक तरफ बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं रखी जा रही हैं पहले वर्ग और दूसरे वर्ग में, और इस तरफ वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक है बहुत ज़्यादा क्रियाशील अधातु तत्व यहाँ पर आते हैं। ये सारे के सारे अधातु तत्व हैं और ये कुछ धातु तत्व भी हैं, लेकिन इन धातुओं की क्रियाशीलता इन एस ब्लॉक तत्वों वाले धातुओं से बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरफ बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु वर्ग संख्या 1 और 2 में, और एक तरफ बहुत ज़्यादा क्रियाशील अधातु या फिर बहुत कम क्रियाशील धातु, और इनके बीच में रखे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और इन डी ब्लॉक तत्वों की जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें भी क्रमिक परिवर्तन आता है। यानी इनके जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व धातु से कम होते होते कम क्रियाशील धातु की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ जाएंगे जो अधात्विक प्रकृति है वो तत्वों की बढ़ती जाती है। तो इन तत्वों को हमें दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में हम रख रहे हैं, इसलिए हम इन डी ब्लॉक वाले जो तत्व हैं उनको हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। एक इन तत्वों की मुख्य विशेषता के बारे में आपको ध्यान रखना है, वो ये है
कि हम पीरियोडिक टेबल के बाकी जो ग्रुप हैं जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम एक ही वर्ग वाले जो तत्व हैं उनका हम एक साथ अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम एस ब्लॉक तत्वों की यदि हम स्टडी करते हैं तो पहले हम 1s पहले वर्ग के तत्वों का हम एक साथ अध्ययन करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन सभी तत्वों का जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक जैसी होती है, इसलिए इन तत्वों की स्टडी हम एक साथ करते हैं। इसी प्रकार दूसरे वर्ग के तत्वों की स्टडी भी हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इन सभी तत्वों की स्टडी भी हम एक साथ करते हैं। इसी प्रकार पी कोर्स में आने वाले तत्वों की स्टडी भी हम वर्गवार करते हैं, इन एक ही वर्ग में आने वाले सभी तत्वों की स्टडी हम एक साथ करते हैं। डी ब्लॉक तत्वों में जो पोजीशन है वो कुछ अलग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक ही वर्ग के तत्वों का एक साथ अध्ययन न करके हम एक ही आवर्त में आने वाले जो तत्व हैं उनका हम एक साथ अध्ययन करते हैं। तो हम इन डी ब्लॉक तत्वों की स्टडी कैसे करेंगे कि हम चौथे आवर्त में आने वाले जो डी ब्लॉक तत्व हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिनमें 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इन 3D उपकोष के तत्वों का हम एक साथ अध्ययन करेंगे, जिनको हम प्रथम संक्रमण सीरीज के तत्व कहते हैं। फिर पांचवें आवर्त में आने वाले तत्व है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इन तत्वों की स्टडी हम एक साथ करेंगे। इन तत्वों में 4D उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और चूंकि ये दूसरे नंबर के संक्रमण सीरीज के तत्व हैं इसलिए इनको हम 4D या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्व भी कहते हैं। इसी प्रकार छठवें आवर्त में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्व और सातवें आवर्त में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के तत्व हम रखे जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम संक्रमण सीरीज के तत्वों का जब हम स्टडी करेंगे तो एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों की एक साथ स्टडी न करके एक ही आवर्त में आने वाले सभी तत्वों की एक साथ स्टडी करते हैं। और इसका बेसिक रीज़न यही है कि एक ही आवर्त में आने वाले सभी तत्वों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, इसलिए हम स्टडी को इजी करने के लिए या तत्वों के प्रॉपर्टीज़ को एक साथ याद रखने के लिए हम इसी प्रकार स्टडी करेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है उस तरफ हम जाएंगे, और एक ही आवर्त में रखे जाने वाले सभी के सभी संक्रमण सीरीज के तत्व हैं उनके हम एक साथ स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो ये है कि कौन से 3 ऐसे तत्व हैं जिनको हमें डी ब्लॉक एलिमेंट में तो शामिल करते हैं लेकिन संक्रमण सीरीज के तत्व हम उनको नहीं मानते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये जो 3 तत्व हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, जो कि 12वें वर्ग में रखे जा रहे हैं, यदि इन तत्वों की हमें जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम चर्चा करें तो ये तत्व अपनी तत्व अवस्था में या फिर सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके डी उपकोष के सभी जो कक्षक हैं वो इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं। यानी इनकी तत्व अवस्था में और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे हम जिंक की बात करें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D10, कैडमियम का 4D10 और मरकरी का 5D10। तो इनका डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसकी वजह से इन तत्वों की जो प्रॉपर्टीज है वो इन डी ब्लॉक वाले तत्वों से ज़्यादा मैच न करके पी ब्लॉक वाले जो धात्विक तत्व हैं उनसे ज़्यादा मैच करती है, उनसे ज़्यादा सिमिलर होती है। इसलिए इन 3 तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व ये तीनों हैं, लेकिन इन तीनों तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट की यदि हम बात करें
तो आप ये सब जानते हो कि मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कितना होता है याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप केवल इतना अनुमान लगाओ कि जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है थर्मामीटर में जो हम भरते हैं। तो मरकरी लिक्विड स्टेट में है, इसका मतलब यही हुआ इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। इसी प्रकार कैडमियम का और जिंक का इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। तो यदि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी संक्रमण सीरीज के जो तत्व हैं, सभी के सभी संक्रमण सीरीज के तत्व हैं, उनमें सबसे कम है। इसका मतलब इन तीनों तत्वों की कुछ प्रॉपर्टीज अलग हैं जो बाकी डी ब्लॉक तत्वों से मैच नहीं करती है। इसलिए इन तीनों तत्वों को हम संक्रमण सीरीज के तत्व नहीं कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हम इनको नहीं कहते हैं, हालांकि ये डी ब्लॉक तत्व हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर इन तत्वों की जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन तत्वों की डिटेल्ड स्टडी हम अगली वीडियो में करेंगे।